शुरुआत करेंगे सियासी खबर के साथ, जहां मध्य प्रदेश के उपचुनाव में अब साधु और शैतान की एंट्री हो गई है। सांवेर विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं आपसे, जहां अब साधु और शैतान की एंट्री हो चुकी है। दरअसल बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता उमेश शर्मा ने एक फेसबुक पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि सांवेर में कौन साधु और कौन शैतान। दरअसल बीजेपी के तुलसी सिलावट और कांग्रेस के प्रेमचंद गुड्डू के बीच मुकाबला है और इसी से जोड़कर इस फेसबुक पोस्ट को देखा जा रहा है। ये घड़ी है सांवेर के इम्तिहान की, कौन साधु कौन शैतान। और ये फेसबुक पोस्ट है बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता उमेश शर्मा का। तो अब राजनीति में होने वाले, दिए जाने वाले, चलने वाले बयानों में एक कड़ी और आगे जुड़ गई है। इससे पहले गद्दार, पार्टी छोड़ने वाले, दल बदलू, बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले, और अब साधु कौन शैतान कौन। दरअसल सांवेर की बात हो रही है। ये लड़ाई साधु की है और शैतान की। दरअसल यहां पर बीजेपी की तरफ से तुलसी सिलावट मैदान में है और कांग्रेस के प्रेमचंद गुड्डू के बीच मुकाबला है। तो अब ये फेसबुक पोस्ट इन्हीं दोनों से जोड़कर देखा जा रहा है। उमेश शर्मा, जिन्होंने ये फेसबुक पोस्ट किया है, बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। और चलिए, जिसका फेसबुक पोस्ट आपको दिखा रहे हैं, उमेश शर्मा साहब इस वक्त खुद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शर्मा साहब, स्वागत है बंसल न्यूज पर आपका। जी नमस्कार। फेसबुक पोस्ट तो हमने आपकी देख ली सर, लेकिन अब आपसे ही सुनना चाहेंगे, क्या कुछ मायने हैं उसके? उसके मायने बहुत साफ है और सीधे। भारत में सनातन काल से दो तरह की वृत्तियां कार्यरत रही हैं जी। एक देववृत्ति के लोग होते हैं, एक आसुरी वृत्ति के लोग होते हैं। एक तामसी वृत्ति होती है, एक सात्विक वृत्ति होती है। और सदैव से जब चयन करने का अवसर आता है तो चयन में भी सात्विकता और तामसिक दोनों के बीच में से चयन करना होता है। अब हमने तो किसी का नाम चिन्हित नहीं करा है, हमने तो सामान्य भाषा में लिखा है, सीधे सीधे शब्दों में संकेत करा है कि ये लड़ाई है साधु की और शैतान की है। अब ये स्वयं तय कर ले। अगर कांग्रेस के मित्रों को मेरी इस भाषा शैली पर आपत्ति है तो मैंने तो कहीं उसमें कांग्रेस शब्द लिखा नहीं है ना, और उनको लगता है कि ये उनकी तरफ इशारा है, तो ये तो फिर मेरी बात का प्रमाणीकरण हो जाता है। तो हमने तो किसी को इंगित करके नहीं रखा है। और सनातन काल से ऐसा हो रहा है, देवासुर संग्राम होते रहे, राम हुए हैं तो रावण वाली वृत्ति भी आती, कृष्ण है तो कंस वाली वृत्ति भी आती। तो समाज के अंदर सदाचार और दुराचार, समाज के अंदर तामसी भाव और सात्विक भाव, ये सदैव से विद्यमान रहा है। इन दोनों विद्यमानों के बीच में सांवेर के मतदाताओं का इम्तिहान है। वो तय करेगा कि इसमें साधु कौन है और शैतान कौन है। कौन सा राजनीतिक दल ऐसा है जो साधु वृत्ति से काम करता है, कौन से राजनीतिक दल का प्रधानमंत्री ऐसा है जो दंडवत हो जाता है जाकर राम जन्मभूमि के मंदिर के समक्ष, कौन से कौन सी दल का प्रधानमंत्री है जो जाकर वहां पर केदारनाथ की गुफा में बैठकर राष्ट्र कल्याण का ध्यान लगाता है, और कौन से दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष है जिसकी पार्टी हलफनामा दायर करती है कि राम कभी हुए ही नहीं, राम काल्पनिक थे, राम सेतु को काल्पनिक बताया जाता है। तो ये दलों के आधार पर तय करेंगे, प्रत्याशी के आधार पर भी यहाँ के मतदाता को तय करना है। तो मैंने तो केवल संकेत मात्र करा है कि दो तरह की वृत्तियां हैं, साधु की और शैतान की, और ये चिन्हित मतदाता करेगा वहाँ संकेत। ठीक, उमेश शर्मा साहब, संकेत आपने किया है और हमसे बातचीत में भी आपने शब्दों का एक बेहतर जाल बुना है और कहा है कि अगर कांग्रेस रिएक्ट करती है तो फिर यकीनन ये निशाना उसी के ऊपर है। संतोष गौतम साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। संतोष साहब, अगर आपने वो फेसबुक पोस्ट देखी हो उमेश शर्मा साहब की, जिसमें वो लिख रहे हैं कि सांवेर में साधु कौन और शैतान कौन, और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि अगर रिएक्शन कांग्रेस की तरफ से आया तो फिर ये तय है कि निशाना सही जगह लगा है। नहीं, देखिए, कांग्रेस की तरफ से रिएक्शन जैसी कोई बात नहीं है। ये पूरा हिंदुस्तान जानता है और पूरी दुनिया जानती है कि जिस सात्विक और आसुरी शक्तियों की बात उमेश शर्मा जी कर रहे हैं, ये सात्विक और आसुरी शक्तियां कौन सी हैं? सात्विक शक्तियां वो हैं जिन्होंने इस देश को आजादी दिलाई, जिन्होंने महात्मा गांधी के नेतृत्व में आजादी की लड़ाई लड़ी है, और आसुरी शक्तियां वो हैं जिन्होंने आजादी मिलते ही नाथूराम गोडसे के माध्यम से महात्मा गांधी की हत्या करवा दी। तो ये वही विचारधारा है जिसने आजादी के संग्राम की पीठ में छुरा घोंपा और आजादी मिलने के बाद भी देश को अस्थिर करने के लिए राष्ट्रपिता की हत्या सहित देश में दंगे कराने का बहुत ही
घटिया काम करते रही है विचारधारा। तो ये हमें ना बताएं कि आसुरी शक्तियां कौन सी हैं और सात्विक शक्तियां कौन सी हैं। सात्विक शक्तियां वो हैं हमारे महात्मा गांधी जैसी, कि जब उनका निधन हुआ और जब उनको गोली मारी आरएसएस के स्वयंसेवक द्वारा, तो आखिरी में वो हे राम करते हुए शहीद हुए इस देश के लिए। उसके बाद सात्विक शक्तियां वो हैं जो इस देश के लिए शहीद हो गए, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जैसे लोग। और आसुरी शक्तियां वो हैं जिन्होंने आजादी के आंदोलन में उंगली कटाने का भी अपना इतिहास कभी कायम नहीं रखा, और उसके बाद भी जब देश आजाद हुआ तो लगातार इस देश को विखंडित करने के लिए, भाई से भाई को लड़ाने के लिए उनकी विचारधारा काम करती रही है। तो ये निश्चित है, उमेश शर्मा जी ने बिल्कुल सही कहा है कि ये लड़ाई सात्विक और आसुरी शक्तियों के बीच में है। सात्विक शक्ति वो है जो लगातार मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए काम कर रही थी, और आसुरी शक्ति वो है जो जब मध्य प्रदेश में कोरोना फैला तो वो खुद के 35 करोड़ और 50 करोड़ के लालच में बेंगलोर में जाकर बैठ गए। तो आसुरी शक्ति मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी वो है, और कोरोना का सबसे बड़ा जिम्मेदार इस मध्य प्रदेश में कोई है तो मध्य प्रदेश का तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री तुलसीराम सिलावट है, जिसने 7 करोड़ जनता के जीवन और स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने को बिल्कुल मामूली बात समझा, और सीधे जाकर पैसों के लालच में पूरे प्रदेश के दांव पर लगा। चलिए, नहीं उमेश साहब, दोनों की बात सुन ली है, और दरअसल अब हमको ये करना चाहिए कि आखिरी फैसला जनता के ऊपर छोड़ देना चाहिए। ज़्यादा समय नहीं बचा है, जब इलेक्शन होगा मेरे ख्याल से उमेश शर्मा साहब को भी जवाब मिल जाएगा और संतोष गौतम साहब को जवाब मिल जाएगा। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। और इस बयान के बाद अब कांग्रेस का पलटवार है। उनका कहना है कि जो पोस्ट लिखी गई है दरअसल वो बीजेपी के खुद के नेताओं के लिए लिखी गई है, जबकि बीजेपी का कहना है कि ये लड़ाई सात्विक शक्ति और असुर शक्तियों के बीच है, और यकीनन निशाना उन्होंने कांग्रेस की तरफ साधा है। लेकिन दरअसल फैसला अब जनता को करना है कि वो किसको ठीक समझती है और किसे नहीं।